नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर ये एक सामान्य समस्या बन गई है आज के इस दौर में। कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मसलन अपने सेहत का ख्याल ना रखते हुए और जो खान पान का दौर इन दिनों, आचार व्यवहार विचार जो प्रतिकूल हमारी दिनचर्या है, इन सब के चलते जो आज जो स्थिति है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की या इस समस्या की, वो काफ़ी भयावह है। इसलिए इस रोग के बारे में और इसके बचाव के तरीक़ों के बारे में आज की तारीख में जानना बहुत ज़रूरी है। वो बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और इस बीमारी से जिसके बहुत परिणाम गंभीर हो सकते हैं अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं, कैसी अपनी दिनचर्या में हम थोड़ा परिवर्तन लाएं जिससे इस बीमारी पे काबू किया जा सके और बीमारी से बचा जा सके। ये तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा करने वाले हैं। यानी आज हम आपको उच्च रक्तचाप के बारे में तो बताएंगे और साथ में उपचार के तौर पर आयुर्वेद में क्या क्या है, किन किन तरीक़ों को दिनचर्या में शामिल किया जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस महत्वपूर्ण विषय पर जो हमसे जानकारी साझा करने वाले हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे पास एक्सपर्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लोकेश। डॉक्टर लोकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर लोकेश आयुर्वेदिक फिजिशियन है और वर्तमान में इस विधा पे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और आयुर्वेदिक उपचार भी कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं उनके पास और आज के विषय पे जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर लोकेश, पहले तो ये बताएं, आम जनमानस को तो ही पता है कि उच्च रक्तचाप बीपी हाई हो गया, लेकिन बतौर फिजिशियन आप बताएं कि उच्च रक्तचाप वास्तव में है क्या और किस किस तरह का होता है और फिर मापने के तरीके क्या क्या हैं, यानी किस लेवल तक नॉर्मल, उससे ऊपर कितना, उससे ऊपर कितना, ये तमाम जानकारी आप बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीडी हिमाचल का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का पुनः मौका दिया। अब अगर हम ब्लड प्रेशर का एक्चुअली में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो जब हम बात करते हैं रक्तचाप की, रक्तचाप बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, रक्तचाप का अर्थ ये होता है कि हमारा जो हृदय है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन का पूरा शरीर में धमनियों के द्वारा रक्त का संचार करता है। तो जो रक्त का फ्लो है हमारी धमनियों में, तो उसका जो दबाव है धमनियों की वॉल पे, उसको हम रक्तचाप कहते हैं जी। तो रक्तचाप ये आवश्यक है क्योंकि इससे ही पूरे शरीर में रक्त का संवहन होता है। सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। पर जब ये बढ़ जाता है या असामान्य रूप से घट जाता है तो वो डिजीज़ का रूप ले लेता है। जैसे हम जब ये प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, जो आजकल हाइपरटेंशन या लोग कहते हैं मुझे हाई बीपी जी, ये है जी। तो डॉक्टर साहब, कोई पैमाना, क्योंकि आमतौर पर तो जैसे कहा जाता है मेडिकल फर्टिनिटी में कि 120 ऊपर और 80 निचले वाला, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों, ये मापन था पहले। अभी भी वही माना जाता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन आ गई है आज के इस दौर में? हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, जैसे आम जनमानस यही समझते थे कि 120-80 परफेक्ट है, वो ही था। उसको हम अब ऑप्टिमम बीपी कहते हैं, ऑप्टिमम 120-80 है। उसके बाद न्यू नॉर्मल जो है, अब हम उसको 130/85 तक नॉर्मल लेते हैं जी। उसके बाद हम 130 से 140 तक, 140/90 तक हम उसको हाई नॉर्मल लेते हैं कि हायर है पर नॉर्मल है, पर हाई नॉर्मल है। और 140/90 अब नया मापदंड है जहाँ पे हम कहते हैं ये हाइपरटेंसिव है जी, ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंसिव है। उससे ऊपर भी जैसे 140 ये तो हाइपरटेंसिव है, और उसके बाद 160 सिस्टोलिक। मैं यहाँ बताना चाहूँगा दो तरह के होते हैं। जैसे जनमानस देखते हैं कि डॉक्टर ने लिखा होता है जैसे
120/80, इसमें ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मैक्सिमम तो ये ऊपर वाला होता है, इसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जब रिलैक्स करता है हार्ट तो वो डायस्टोलिक, नीचे वाला बीपी होता है। तो 140/90 तक हम हाइपरटेंसिव इसको लेते हैं, उसके बाद 140 से 160 तक इसको ग्रेड 1 लेते हैं सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 100 तक। उसके बाद 160 से 180 तक हम इसको ग्रेड 2, और उसमें 110 तक डायस्टोलिक। और उसके बाद सीवियर हाइपरटेंशन, जिसको ग्रेड 3 हाइपरटेंशन कहते हैं, जो बहुत ही वो तो 180 से ऊपर और 110 से ऊपर डायस्टोलिक। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने समझाया सामान्य भाषा में। वो भी आपसे जानूंगा कि किस लेवल पे आपने कहा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर सीवियर, तो किस सिचुएशन में मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, उस पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं ज़रा कि चूँकि इन दिनों जो चर्चा होती है वो कॉमन सा हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर, और बहुत आयत हो गई है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, कम आयु वर्ग में भी होना शुरू हो गया है, कॉमन सा हो गया। तो ज़रा एक थोड़ा आंकड़ा या फिर विश्व स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे क्या स्थिति है? हाँ जी, ये बहुत भयावह स्थिति है। पूरे विश्व में एक 1.4 बिलियन लगभग भारत की जनसंख्या है। तो पूरे विश्व में जितना पूरा एक भारत है, उतने लोग इससे ग्रसित हैं। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो वो और भी ख़राब स्थिति है। 25% हमारे लगभग 25% जनसंख्या ब्लड प्रेशर से, यानी हर चौथा व्यक्ति ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। और अगर हम यहाँ पे अपनी स्टेट की बात करें, हिमाचल, तो यहाँ और भी स्थिति ख़राब है। इसमें 30% हमारे एडल्ट जो है, वो युवा जो इसमें लेते हैं हम, तो वो हाइपरटेंशन से ग्रसित है। तो हम ये कह सकते हैं कि आजकल मतलब हर चौथा व्यक्ति हिंदुस्तान में इससे ग्रसित है। जी, तो आपने कहा डॉक्टर साहब कि भयावह स्थिति है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार लगभग हर चौथा व्यक्ति वो पीड़ित है किसी न किसी रूप में हाई ब्लड प्रेशर से। तो विषय ये है, क्योंकि आपकी चिंता जायज़ है, मेडिकल फर्टिलिटी के लोग आप ही जो है वो उपचार के उपाय भी ढूंढते हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उस पर भी आऊँगा कि कैसे बचा जाए, ये स्थिति से कैसे निपटा जाए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताएं कि आमतौर पर जैसे आपने कहा कि 120 और 80 जो है ये नॉर्मल होता है, उसके बाद 130, 85 तक भी लगभग। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कोई सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं मरीजों में? हाँ जी, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ब्लड प्रेशर की कि बहुत लोगों में कोई भी लक्षण नहीं मिलता है। और ये बहुत ही ख़राब इसलिए है क्योंकि अभी तक हम इतने अवेयर नहीं हुए हैं। लोग तभी डॉक्टर या हॉस्पिटल तभी जाते हैं जब कोई दिक्कत हो। तो सबसे इसको साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं होता। एक सर्वे में ये बताया गया है कि 30% लोगों को जो हाइपरटेंसिव है उनको पता ही नहीं होता कि है। तो सबसे पहले तो कि इसमें कोई कईयों में कोई लक्षण नहीं आता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक हाँ कईयों में। हाँ, और जो सामान्य लक्षण है इसमें जो पाए जाते हैं, तो उसमें सर दर्द होगा, जिसको सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें सर दर्द होगा, हेडेक होती है। उसके बाद जैसे कि घबराहट, कई बोलते हैं जैसे कि घबराहट हो रही है मुझे, जैसे टैकीकार्डिया या तेज़ धड़कन बेचैनी हो जाएगी। और इसमें कईयों को मतलब नोज से ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा होगी तो नोज से ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा कि ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है, आँख से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हम जैसे कईयों में चेस्ट पेन होती है, ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है आपके ना, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, यानी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। इसमें ये भी इसका होता है। कईयों में नौजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। सामान्य रूप से ये डॉक्टर साहब ये तो सामान्य लक्षण है। हाँ जी। लेकिन आप बतौर फिजिशियन आपने कहा ये एक तो ये तय है कि जब भी इस तरह के लक्षण को देखने को मिले तब तो कुशल चिकित्सक के पास जाएं, अपनी जांच पड़ताल कराएं और देखें कि आपका बीपी बढ़ तो नहीं रहा है, फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा है। ये तो लक्षण हो गए। लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ केसेस में लक्षण देखने को नहीं भी मिलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, जिससे आपने चर्चा की। तो ऐसे मरीजों को आप क्या हिदायत दें कि कुछ आयु वर्ग के बाद अगर सिम्टम्स नहीं भी आते हैं तब भी आप दिखाएं डॉक्टर को?
हाँ जी, बिल्कुल। ये अब ऐसा हो गया है कि स्थिति, पहले तो ये हम कहते थे कि ओल्ड एज की ही ये प्रॉब्लम है, परंतु अब आज सामान्य रूप से भी देखने को मिल रहा है कि छोटे मतलब कम एज की आयु वर्ग के भी लोगों में भी ये पाया जा रहा है। तो एक जो गाइडलाइंस है कि 30 वर्ष मतलब 30 वर्ष के अधिक हर व्यक्ति को चेकअप कराना चाहिए। तो ये सुविधा है, ये नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई आपको कोई खून नहीं देना है, कुछ नहीं है, ईजी है। सबसे आपके निकटतम कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ये सुविधा हर जगह उपलब्ध है। जी डॉक्टर साहब, ये परामर्श आपका महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि अगर तो लक्षण आ रहे हैं तब तो आप नियमित तौर पे जांच कराएं, लक्षण नहीं भी आ रहे हैं तब भी आप 25-30 वर्ष की आयु के बाद आप जरूर दिखाएं नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि बीपी सामान्यतः हर चिकित्सक संस्थान में, चाहे वो पीएससी है, छोटा सेंटर है, कहीं भी है, वहाँ भी आपको डॉक्टर जो है वो देख के बता देगा बीपी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया लक्षणों की चर्चा। अब कारणों की चर्चा कर लें। इन दिनों बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे आपने आंकड़े बताए, लगभग हर चौथा व्यक्ति पीड़ित है। ये कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? देखिए, बीपी का जो हम है कि इसका कारण कोई फाइंड नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली में जो हम जो इसमें बताते हैं कारण, वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब कि किन को ज़्यादा होने के चांसेस है। कि आयुर्वेद किसी भी सिस्टम में इसका, क्योंकि हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका कारण नहीं पता है। क्योंकि दो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन दो तरह की होती है, एक असेंशियल हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो 95% है वो असेंशियल हाइपरटेंशन है, यानी उसका कोई कारण नहीं पता लगा है, तभी हम इसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसको मैनेज कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मल जो क्वांटिटेटिव वैल्यू बताई है ब्लड प्रेशर की, उसमें उसको मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ। तभी बोलते कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट है, ये ट्रीटमेंट नहीं है कि पूरा ट्रीटमेंट का मतलब है कि ख़त्म हो जाता। तो वो जो असेंशियल हाइपरटेंशन है वो ख़त्म नहीं होती है। ये इसका कारण कुछ नहीं है, इसमें पता नहीं लगा। एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है कि किसी अन्य रोग के कारण हाइपरटेंशन हो गई है। मान लो जैसे हमारे को किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, कि थायराइड के कारण, कई बार लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी, या हम कुछ मेडिसिन जैसे मतलब साइकेट्रिक की मेडिसिन है, या कुछ पेन किलर्स हैं वो खा रहे हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ मेडिसिन है उसके कारण हो रही है, या कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं उसके कारण। क्या आनुवंशिक भी है डॉक्टर? आनुवंशिक भी होती है। अब इसके बाद जो आ रहे हैं, जो आप पूछ रहे थे कि वो होते प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, की इसमें कि किन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले जो कारण है इसमें, मतलब कि किन को है, सबसे पहले तो है, जैसे इसमें भी दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो हम मॉडिफाइंग फैक्टर्स कहते हैं, एक नॉन मॉडिफाइंग। एक नॉन मॉडिफाइंग फैक्टर्स है जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे अनुवांशिकी है, उस पर तो किसी का जोर नहीं है। जो जहाँ पैदा हुआ, अगर आपके पिता को है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा है। तो चांसेस उनको ज़्यादा है आनुवंशिक। डॉक्टर साहब, और क्या क्या कारण है, और फिर जांच पड़ताल के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाए उसके बारे में? आपने कहा कि बहुत सारे कारण हैं जिनमें आनुवंशिक भी है, यानी उसमें ज़्यादा संभावना रहती है। और क्या क्या कारण होते हैं? हाँ जी, जैसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में, इसमें जैसे हम नॉन मॉडिफाइंग है कि इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे जो जहाँ पैदा हुआ वो उसका बस तो है नहीं, तो सबसे पहले अगर पेरेंटल है तो आपको चांसेस ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर है एज, जैसे बढ़ती एज के साथ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, मसल्स है, वो थोड़ी सी उस तरह की हो जाती है, तो उसमें भी आते हैं। और सेक्स है, जैसे मेल्स में ज़्यादा चांसेस है, प्रिवेलेंट है ना। और अब आता है नॉन मॉडिफाइंग फैक्टर्स, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, कि अगर जब जिसका सीडेंट्री लाइफस्टाइल होगा उसको चांसेस ज़्यादा है। नंबर 2 है कि जो हाई सोडियम इंटेक, नमक ज़्यादा लेते हैं। हाँ, जैसे डाइटरी फैक्टर्स में आता है, जो ज़्यादा ले रहे हैं। खासकर मैं यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि दाल सब्जी में नमक जैसे डालते तो ऊपर से जैसे बाद में डालते, वो सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा घातक है। या सलाद वगैरह पे हम डालते हैं तो, या रिफाइंड फूड्स में जो अधिक सोडियम इंटेक है, वो दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसमें। तीसरा कारण स्ट्रेस,
जो जैसे आजकल स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, तो स्ट्रेस भी इसमें बहुत बड़ा कारण है। चौथा कारण है कि जो हमारे मादक पदार्थ हो गए, जैसे खासकर सिगरेट स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल इंटेक हो गया, तो ये जितने भी ये भी बड़ा कारण नशा है ये बहुत और एक दिनचर्या का प्रॉपर दिनचर्या का ना होना, कि प्रॉपर हम टाइमली सो नहीं रहे हैं, कि जिससे अनिद्रा होती है और एंजाइटी अल्टीमेटली होती है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। जी हाँ जी। तो काफ़ी सारे कारण आपने गिनाए डॉक्टर साहब। फिर संभव तो जो ये कारण है कुछ तो हमारे लाइफस्टाइल खान पान से जुड़े हुए हैं, तो सीधा सीधा संदेश आपका कि अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करें, खान पान का ध्यान रखें और नींद, पर्याप्त नींद और ज़्यादा जो स्ट्रेस वगैरह इससे थोड़ा सा बचाव करें तो संभवतः इस बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब अब बात आती है आपके पास तो इस तरह के पेशेंट डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत आते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है इन लक्षणों के साथ साथ, तो संभवतः पूरी हिस्ट्री जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे आप पुष्टि कर लेते हैं कि बीपी का पेशेंट है। लेकिन ये पुष्टि करने के लिए कि किन कारणों से हैं या कोई और विकार तो नहीं है कुछ शरीर में, कोई और जांच पड़ताल भी करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशंस भी आप रिकमेंड करते हैं ताकि ट्रीटमेंट जो है वो उसी तरह से शुरू किया जा सके? जी बिल्कुल, जब जैसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो हम हमेशा बीपी चेक करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीपी रिकॉर्ड किया है मैंने खुद 240/140 के करीब 3-4 मरीज़ों में, और हैरानी की बात ये थी कि वो एसिम्प्टोमेटिक थे, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। तो जब भी जाएँ तो हम ये मैंने भी खुद रूल बना लिया है कि जो है तो मैं चाहे किसी भी डिजीज़ के लिए आए ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करता हूँ, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। उसके साथ साथ जब हम करते हैं कि इन कारणों के लिए हम इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जहाँ खासकर लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं है, बैड जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए। RFT होता है, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, क्योंकि ब्लड प्रेशर से टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है जिससे किडनीज अफेक्ट होती है हमारी। तो उसमें एक मैं कहता हूँ कि पूरा एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए ब्लड का, पूरा CBC कराना चाहिए, RFT, TFT, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, ये सब टेस्ट एक बार करा लेने चाहिए। अब खासकर अगर मेडिसिन आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, किसी कारण से है, मान लो थायराइड ही आदमी का बढ़ा हुआ है, तो अगर हम उसको ठीक कर ले तो शायद मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, या कोई किडनी का डिफेक्ट, तो इसलिए हम पूरा एक ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डॉक्टर साहब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ यानी जो बीपी मॉनिटरिंग करते हैं उसके अलावा आप जरूरी कुछ टेस्ट भी करते हैं ब्लड से संबंधित, रक्त जांच इत्यादि, वो इसलिए कि किसी बॉडी के किसी ऑर्गन के पार्ट पे कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ताकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी तरह से शुरू किया जा सके। डॉक्टर साहब अब एक और सवाल जहन में आता है, बहुत सारे जैसे आपने कहा कि कुछ लोग सिम्टम्स आने के बावजूद भी थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट नहीं करेगा, या फिर डॉक्टर्स ने मेडिसिन रिकमेंड की हो रेगुलर नहीं खाएगा, या फिर खाने के बाद अब थोड़ा नॉर्मल आ गया तो छोड़ दिया, या फिर एसिम्प्टोमेटिक है जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर ये बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, समय रहते अगर उपचार नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या जटिलता हो सकती है उन दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब, क्योंकि जो लोग विजिलेंट नहीं रहते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन जटिलताएं हो सकती हैं लेटर स्टेज में? हाँ जी, जैसे मैंने कहा था कि हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है, तो ये हर एक बॉडी पार्ट को आपके अफेक्ट करेगा। इसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज कहते हैं हम, कि जिसमें आपके सबसे वैसे आंखों पे आ जाओ तो आपके रेटिना पे असर डालना, जो कॉटन वूल स्पॉट्स बोलते हैं हमारे, तो रेटिना डैमेज करने लग जाता है। किडनीज पे अफेक्ट होता है, जो किडनी का क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाती है, जिसमें किडनियाँ ख़राब हो जाती है, तो उसमें एक हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण होता है इसमें। उसके अलावा आपके जितने भी हार्ट अटैक्स जैसे सुने होंगे, जैसे MI कहते हैं हम, तो उसमें एक हाइपरटेंशन बहुत बड़ा कारण है। आजकल पैरालिसिस भी कॉमन है, अधरंग बोलते हैं हम, तो अधरंग पैरालिसिस का मेन कारण यही है जो ब्लड प्रेशर है। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रेन स्ट्रोक वगैरह जिससे आपको अधरंग का अटैक पड़ता है, हेमिप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया जो भी है, वो उसमें हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा रोल। कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब कि समय रहते अगर उपचार नहीं किया या फिर डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार बार बार जो है वो डॉक्टर्स से परामर्श लिए बगैर अगर लंबे समय तक अगर प्रोलॉन्ग करता है उच्च रक्तचाप, तो ना केवल हार्ट
या कोई ऑर्गन, अपितु बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, आंखों से लेकर ब्रेन से लेकर किडनी से लेकर हार्ट से लेकर। इसलिए आपका परामर्श बतौर फिजिशियन की समय रहते उपचार के तौर पे डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। तो ये तो डॉक्टर साहब कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, आपने जैसे कहा। डॉक्टर साहब कोई ऐसी स्थिति में इन दिनों जो सिचुएशन है, जैसे अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि अब तो कम आयु वर्ग में भी ये समस्या कॉमन हो गई हैं। पहले ये होता था कि ओल्डर एज के जो लोग हैं, अधेड़ आयु वर्ग के लोग हैं, वहाँ उन लोगों को ही ये समस्या होती थी। अब तो प्रौढ़ावस्था से पहले ही किशोरावस्था में भी होना शुरू हो गया। ये क्या कारण है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें ये कारण है कि सबसे पहले तो कि जैसे कि आपने फैमिलियल हिस्ट्री के बारे में कहा, तो फैमिलियल हिस्ट्री है तो वो पास ऑन होगी। सेकेंडली जो है कि किशोरावस्था में जैसे आजकल बहुत मादक पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया है बच्चों ने, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, खासकर अल्कोहल इंटेक इंक्रीज हो गया है। तीसरा जो हमारे जो डाइटरी फैक्टर्स है कि अब बच्चे खान पान का, बाहर का खान पान, जैसे ये प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें जैसे चिप्स हैं, इसमें तो इसमें सोडियम इंटेक बहुत इंक्रीज हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो गई है, जैसे गैजेट्स वगैरह आ गए हैं, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी बहुत कम कर दिया गया है। तो इन कारणों से, इन कारणों पे डॉक्टर साहब, जो अभी आप शुरुआत में चर्चा कर रहे थे हाइपरटेंशन, जब आप बात कर रहे थे एसेंशियल और सेकेंडरी, तो आपने कहा कि लेडीज़ में ये समस्या प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको एक्लेम्पशिया भी कहते हैं, तो क्या वो सामान्य समस्या है? और उन लेडीज़ को अगर ये समस्या हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ख़ास हिदायत या कोई प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है? देखिए, हाँ, एक्लेम्पशिया कहते हैं इसमें, जो और काफ़ी कॉमन हो जाती है इसमें लेडीज़ में, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप एंटीनेटल चेकअप के लिए जाते हैं तो ज़रूर फिजिशियन आपका हमेशा बीपी रिकॉर्ड करेगा। तो अगर आपको ज़्यादा है तो उसमें जैसे क्रेविंग्स होती है महिलाओं को, खासकर चटपटा खाने की, तो वो उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोडियम इंटेक ज़्यादा ना लें। और जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, कुछ एक प्राणायाम और आसन है जो आप कर सकते हैं उस टाइम। जैसे प्राणायाम में नाड़ी शोधन, जिसमें अनुलोम विलोम आता है, भ्रामरी आता है, शीतली शीतकारी आता है, इनका कर सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। और जो इसके लिए आसन बताए गए हैं, जैसे बाल आसन हो गया, शवासन हो गया, मकर आसन हो गया, ये भी कर सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। तो ये आप तो प्रेगनेंसी में कुछ सामान्य चीज़ें आपने, बुनियादी बातों के ध्यान रखने की ज़रूरत आपने बात बताई। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान्यतः प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक्लेम्पशिया की समस्या हो सकती है। तो आपने कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें बताई, और उसके साथ साथ जो है डॉक्टर्स का रेगुलर परामर्श और उपचार। डॉक्टर साहब, अब सीधे सीधे उपचार पे आते हैं, लेकिन उपचार से पहले क्योंकि उपचार के तौर पर हम मेडिकेशंस, तो सेल्फ मेडिकेशंस के लिए तो आप सीधा सीधा दर्शकों से कहते हैं कि बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। लेकिन पहले बचाव के तौर पे क्या किया जा सकता है? आपने कहा बहुत सारे कारण हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खान पान है, दिनचर्या जो हमारी नियंत्रित नहीं है, संयमित नहीं है, वो भी कारण है। तो बचाव के तौर पर क्या क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए जो बीपी के पेशेंट्स पहले से ही हैं, उनके लिए भी, और वो लोग भी जो 30 से ऊपर 40 से ऊपर हैं, ये आने वाली बीमारी जो है वो संभावित बीमारी से बचें? तो बचाव के तौर पे हमारे दर्शकों को कुछ बताएं टिप्स बतौर आयुर्वेदिक फिजिशियन। हाँ जी, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, सबसे पहला तो है निदान परिवर्जन। इसमें जैसे ट्रीटमेंट पोर्शन पे भी जाते हैं तो हम पहला निदान परिवर्जन, फिर आहार विहार, और फिर औषध थर्ड टाइम है। तो निदान परिवर्जन है जो हमें कॉजेज बताए उनको नहीं करना है। जैसे आपको एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना है, आपको एक एक्टिव आप वॉकिंग होगी, कोई एक चीज़ आप एक्सरसाइज हो गया, आपको जो भी आपको एक्टिविटी एक आप डेली रूटीन में शामिल करें। सेकंड है कि सोडियम इंटेक कम करें। आपका नमक वगैरह, कच्चा नमक बिल्कुल नहीं लेना है, ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना है, और प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड्स को थोड़ा सा ना करनी है। इसमें सेकंड के डॉक्टर साहब, ये सबके लिए जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो भी, और सामान्य लोग? हाँ जी, जो भी उसमें लैंड अप करते हैं बाद में, उसके लिए भी। थर्ड ये है कि आपको रेगुलरली प्राणायाम वगैरह का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि स्ट्रेस
जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जी। तो इसमें आपके स्ट्रेस के लिए आपको जैसे ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम तो में क्या क्या उसमें- चीज़ें दिनचर्या में शामिल हाँ कर जी, सकते हैं डॉक्टर प्राणायाम में एक तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जी। अनुलोम विलोम कर सकते हैं हम। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें बहुत अच्छा रोल है इसका। जी। उसके शीतली और शीतकारी है, जी। वो भी बहुत अच्छा। इसे यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर है आयुर्वेद के 740, उसमें ये योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, वहाँ जाइए आप, जी। तो आपको बहुत बेहतर परामर्श देंगे वो इस विषय में। और ये डॉक्टर साहब जो आपने कहा, ये अनुलोम विलोम की बात होगी, भ्रामरी होगी, या छोटी छोटी चीज़ें भस्त्रिका, ये चीज़ें किसी भी आयु वर्ग में की जा सकती है। आपने प्रेगनेंसी के दौरान भी कहा कि वहाँ हाँ भी जी, की जा हाँ जी, सकती बिल्कुल ये की जा सकती है, परंतु एक फिजिशियन और योगा बिल्कुल। गाइड के परामर्श अनुसार ही करना चाहिए। जी। हाँ जी। तो ये तो होगी डॉक्टर साहब की एक्सरसाइज क्या क्या करें, हाँ जी। दिनचर्या, वॉक की आपने बात बताई। हाँ जी। खान पान में आपने कहा कि क्या क्या ना खाएं, तो आपने कहा कि थोड़ा सोडियम इंटेक कम। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ जो खान पान में ज़्यादा शामिल की जाए? हाँ जी, इसमें उसमें ये है कि खान पान में ऐसे तो रफेज जैसे ताज़ी फल जी, बिल्कुल। हो गए, सब्जियां हो गई, आपका फ्रूट्स हो गए, सीजनल फ्रूट्स आपको सीजनल शामिल फूड्स कर- बजाय इसके कि हम जो फास्ट फूड या जो इस हाँ तरह जी, का हाँ जी, खाना उससे- खाते हैं बाहर हाँ का, जी, हाँ जी, उसके बजाय ये चीज़ें हाँ जी, फास्ट। फ्लूइड इंटेक आपने अच्छा रखना है, पानी खूब पीना है, क्योंकि इसमें जितना आपका यूरिन के थ्रू जितना प्रेशर से आएगा उतना बीपी फॉल करेगा, क्योंकि जो दवाइयाँ होती है ब्लड प्रेशर की, वो यही होता है कि जिससे ज़्यादा यूरिन फ्लो यूरिन फ्लो बढ़े। और डॉक्टर साहब आपने कहा कि थोड़ा सा खान पान में, दिनचर्या, इन चीज़ों का ध्यान रखें और रेगुलर इंटरवल में डॉक्टर्स को दिखाएं और दवाई और परामर्श जरूर लें। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ हुआ होगा। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।